प्रिय छात्रों नमस्कार। यहाँ कक्षा 12 जीव विज्ञान के अध्याय मानव जनन से महत्वपूर्ण 50 बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। यह आपकी बोर्ड परीक्षा नीट के तैयारी के लिए अत्यधिक उपयोगी है। ठीक है, अब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बता रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कि वृषण क्या बता रहा है। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में वृषण उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में क्यों स्थित होते हैं। जो वृषण होता है वो उदर गुहा के बाहर, किसके बाहर, उदर गुहा के बाहर। ठीक, और वृषण कोश में क्यों उपस्थित होते हैं। वृषण कोश में क्यों उपस्थित होते हैं। ऐसे वृषण कोश किस इस प्रकार से ऐसे होता है, कुछ ऐसे, तो क्यों उपस्थित होते हैं। तो इनका काम यही होता है कि ये शुक्राणु के निर्माण के लिए कम तापमान बनाए रखते हैं। ठीक है, इनका काम क्या होता है, शुक्राणु निर्माण के लिए कम तापमान बनाए रखते हैं। ठीक है, तापमान टेम्परेचर कम करते हैं। फिर दूसरा क्वेश्चन, पुरुषों में शुक्राणु निर्माण की प्रक्रिया किस ग्रंथि कोशिका में होती है। तो इसमें जो हमारा आंसर बी है ये करेक्ट हो जाएगा। शुक्र जनन नलिका क्या होगा, शुक्र जनन नलिका में होती है। ठीक है, शुक्राणु का निर्माण यानी कि कौन सी ग्रंथि में, शुक्र जनन नलिका में होता है। फिर आगे क्वेश्चन बता रहा है कि लेडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो जो लेडिंग कोशिका है, लेडिंग कोशिकाओं से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है। तो लेडिंग कोशिका से टेस्टोस्टेरोन हार्मोन स्रावित होता है। अब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है ये वृषण से रिलीज होता है। कहाँ से रिलीज होता है, वृषण से रिलीज होता है। और ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है इसी के वजह से जो मनुष्य होता है, मतलब मानव का मतलब पुरुष जो होता है, हाँ, तो पुरुष में उनकी आवाज़ भारी होती है। और आवाज़ भारी होने के साथ में उनकी यानी कि आवाज़ भारी होने के साथ में उनकी दाढ़ी, बाल, मूछ ये सब आ जाते हैं। किसके कारण, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के कारण होता है ये सब। फिर शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाएं कौन सी होती। भाई शुक्राणु भी एक प्रकार से सेल तो है, क्या है, सेल है, कोशिका है। तो शुक्राणु को जो पोषण प्रदान करता है, शुक्राणु को क्या प्रदान करता है, पोषण प्रदान करता है। तो जो पोषण प्रदान करता है वो कोशिका कौन सी होती है, मतलब उसको रहने के लिए, खाने पीने के लिए जो देता है वो कौन सी कोशिका होती है। तो वो जो कोशिका होती है ये, इसमें ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा होगा, सर्टोली कोशिका। कौन सी कोशिका होती है, सर्टोली कोशिका होती है। ठीक है, सर्टोली कोशिका क्या करती है, ये शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करती है। क्या प्रदान करती है, पोषण प्रदान करती है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि अंडोत्सर्ग के बाद ग्राफी पुटक किस रूप में बदल जाता है। जो अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, ओव्यूलेशन के बाद में जो ग्राफी पुटक होता है किस रूप में बदल जाता है। तो इसमें कार्पस ल्यूटियम के रूप में बदलता है। ये करेक्ट हो जाएगा हमारा। किसके रूप में बदलता है, कार्पस ल्यूटियम के रूप में बदल जाता है। फिर अगला क्वेश्चन क्या बता रहा है कि गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत को क्या कहते हैं, जो आवर्त चक्र के दौरान टूटती है। ठीक है, तो आवर्त चक्र का यानी कि जो मंथली साइकिल के ड्यूरेशन, ये गर्भाशय मान लीजिए होगा कुछ इस प्रकार से। ठीक है,
तो गर्भाशय के सबसे आंतरिक परत को, उसका नाम क्या होता है? जब मंथली साइकिल आती है तो उस समय ये जो लेयर होती है वो लेयर क्या हो जाती है? टूट जाती है मंथली साइकिल के दौरान, ठीक है, फीमेल में। तो उस परत को हम लोग कहते हैं एंडोमेट्रियम कहते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। समझ में आया? क्या बताना है? जो गर्भाशय होती है, गर्भाशय की सबसे आंतरिक परत उसके अंदर पाई जाती है। तो वो परत टूट जाती है। कब टूट जाती है? जब मंथली साइकिल जो होता है, ड्यूरेशन मतलब इसको कहते हैं एमसी टाइप का होता है ना, तो एमसी के समय में ये जो एंडोमेट्रियम होता है ये टूट जाता है। तो वो सबसे आंतरिक परत होती है एंडोमेट्रियम गर्भाशय की। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। फैलोपियन नलिका का गर्भाशय के पास वाला सकरा भाग क्या कहलाता है? ठीक है, जो फैलोपियन नलिका होती, क्या होती है? फैलोपियन नलिका। ऐसे होता है कुछ फैलोपियन, ये हो गया, ये समझ लो ये गर्भाशय हो गया ऐसे, और यहाँ पर ये अंडाशय जुड़ा होता है ऐसे। तो ये पूछ रहा है कि जो फैलोपियन नलिका होती है, गर्भाशय के पास वाला सकरा भाग, यहाँ पर हल्का सकरा भाग होता है गर्भाशय के पास में, ऐसे सकरा भाग होता है। तो सकरा भाग क्या कहलाता है? तो इसको कहते हैं इस्थमस कहते हैं। क्या कहते हैं? इस्थमस कहते हैं। ठीक है, जो सकरा वाला भाग जो गर्भाशय से ऐड होता है ऐसे होता है कुछ, और स्ट्रक्चर इसमें सही बन नहीं पा रहा है, तो यहाँ सकरे वाले भाग को हम लोग कहते हैं एस्थमस कहते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे कि मादा बाह्य जनन अंग का वह भाग जो पुरुषों के लिंग के समजात होते हैं। जो एक नर होती है, मादा होता है, मादा जो होता है फीमेल जिसे कहते हैं ना, तो मादा बाह्य जनन का वह भाग जो पुरुषों के लिंग के समजात होता है। अब बताइए, जो मादा बाह्य जनन होता है उसके लिंग के समजात होता है। तो इसमें जो 8 नंबर में है, 8 नंबर में हमारा ऑप्शन क्या होगा? सी सही होगा, भगसेक। ये भगसेफ जो होता है पुरुषों के लिंग के समजात होता है। ठीक है, क्या होता है? भगसेक होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। पुरुष जनन छिद्र की सहायक ग्रंथियों में शामिल नहीं है। पुरुष जनन तंत्र की सहायक ग्रंथियों में शामिल नहीं है। ठीक है, क्या बता रहा है? जो पुरुष जनन तंत्र होता है, क्या होता है? पुरुष जनन तंत्र सहायक ग्रंथ में शामिल नहीं है। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा? ऑप्शन डी सही होगा, पीयूष ग्रंथि। क्या सही होगा? पीयूष ग्रंथि एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि वीर्य का अधिकांश भाग लगभग 60% किसके द्वारा स्रावित होता है? ठीक है, जो वीर्य होता है उसका अधिकांश भाग लगभग 60% जिसे कहते हैं। कितने परसेंट? 60%। तो किसके द्वारा? शुक्राशय द्वारा स्रावित होता है। बी ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? बी ऑप्शन एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर दूसरा क्वेश्चन क्या बता रहा है? आगे क्वेश्चन में बता रहा है कि मानव शुक्राणु के मध्य में क्या पाया जाता है जो इसे गति के लिए ऊर्जा देता है? तो देखिए यहाँ पर क्या करना है। मानव शुक्राणु का चित्र कुछ इस प्रकार से ऐसे होता है। किस प्रकार से? ऐसे। ठीक है, कुछ ऐसे होता है। तो ये पूछ रहा है कि मानव शुक्राणु के मध्य भाग में क्या पाया जाता है? मध्य भाग में क्या पाया जाता है जो इसे गति के लिए ऊर्जा देता है? मतलब इसको गति करने के लिए क्या देता है? ऊर्जा देता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्या पाया जाता है? सूत्र कणिका पाई जाती है। मध्य में क्या पाई जाती है?
सूत्र कणिका, और ये सूत्र कणिका क्या करता है, इसको गति करने के लिए क्या करता है, मतलब चलने के लिए ऊर्जा देता है। क्या देता है, ऊर्जा देता है। कन्फर्म हुआ ना। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बता रहा है, शुक्राणु के शीर्ष पर टोपी नुमा संरचना को क्या कहते हैं, जो अंडाणु को भेदने में मदद करती है। अब ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो शुक्राणु होते हैं, शुक्राणु के शीर्ष पर, ठीक, शुक्राणु के शीर्ष पर जो टोपी नुमा संरचना होती है, ऐसे टोपी नुमा संरचना ऐसे होती है ना, तो उसको क्या कहते हैं, और यही काम क्या करता है, जो अंडाणु को मतलब अंडाणु को भेदने में ये सहायता करता है। जो टोपी नुमा ये संरचना होती है ऐसे ऊपर शुक्राणु के ऊपर, तो ये क्या करता है, ये अंडाणु को छेदने में या भेदने में सहायता करते हैं। तो इसका नाम क्या होता है, तो इसका नाम जो होता है 12 नंबर ऑप्शन में ना, तो इसका नाम एक्रोसोम होता है। एक्रोसोम ही जो अंडाणु को भेदता है, ठीक। फिर आगे क्वेश्चन क्या बता रहा, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। क्वेश्चन क्या बता रहा है 13 नंबर में, एक प्राथमिक शुक्राणु कोशिका से कितने शुक्राणु बनते हैं। तो इसमें हमारा ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा, 4 शुक्राणु बनते हैं, ठीक है। जो प्राथमिक शुक्राणु कोशिका होती है ऐसे, तो उससे हमारे 4 शुक्राणु बनते हैं। कितने शुक्राणु बनते हैं, 4 शुक्राणु बनते हैं। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। इसमें क्या बता रहा है, अंड जनन की प्रक्रिया मादा में कब शुरू होती है, ठीक। जो ओगेनेसिस होता है, जो अंड जनन होता है, तो अंड जनन की प्रक्रिया मादा में कब शुरू होती है। जो अंडाणु होता है उसमें जनन की प्रक्रिया कब होती है, तो इसमें भ्रूण विकास के दौरान। जो भ्रूण होता है, एम्ब्रायो होता है, जब उसका विकास स्टार्ट हो जाता है तो अंड जनन की प्रक्रिया तुरंत मतलब स्टार्ट हो जाती है। इसमें हमारा ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। क्या बता रहा है कि अंड जनन के दौरान भ्रूणीय पिंड का निर्माण क्यों होता है, ठीक है। जो अंड जनन होता है, अंडाणु का जब निर्माण होता है, तो भ्रूणीय पिंड का भी निर्माण क्यों हो जाता है। ये क्वेश्चन बता रहा है कि जो भ्रूणीय पिंड है उसका निर्माण क्यों होता है। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ये है एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या, गुणसूत्र की संख्या आधी करने और अधिकांश कोशिका द्रव्य अंडाणु में रखने के लिए, ये करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि इसमें बता रहा है क्या, ग्राफी पुटक के फटने से कौन सी कोशिका मुक्त होती है। तो इसमें हमारी जो सेकेंडरी ओसाइट मुक्त होती है, द्वितीय कंडप जो होता है ये मुक्त होता है। कब, जब ग्राफी पुटक क्या होता है, ऐसे जो होता है फट जाता है ना, तो ये मुक्त होते हैं, द्वितीय कंडप मुक्त होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। मानव अंडाणु किस प्रकार का होता है। मानव का जो अंडाणु होता है वो किस प्रकार का होता है, वो जो होता है अपीतकी होता है। ऑप्शन सी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या होता है, अपीतकी होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। एक्रोसोम का निर्माण कोशिका के किस अंगक द्वारा होता है। जो एक्रोसोम होते हैं, एक्रोसोम का निर्माण किसके द्वारा होता है, तो जो गोल्जी बॉडी होती है उसके द्वारा होता है। इसमें ऑप्शन हमारा ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि यौनारंभ के समय पुरुषों में हाइपोथैलेमस, क्या, हाइपोथैलेमस शब्द आया, क्या आया, हाइपोथैलेमस में कौन सा हार्मोन निकलता है जो जनन अंगों को सक्रिय करता है, ठीक है।
हाइपोथैलेमस जो होता है उससे कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है जो जनन अंगों को क्या कर देता है, एक्टिव कर देता है और जागरूकता बढ़ जाती है यौन आरंभ के मतलब ड्यूरेशन में। तो कौन सा हार्मोन्स रिलीज होता है इसमें, इसमें GnRH हार्मोन्स जो होता है रिलीज होता है। कौन सा, GnRH हार्मोन्स रिलीज होता है। ऑप्शन सी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ, सर्टोनी कोशिकाओं का नियंत्रण किस हार्मोन्स द्वारा होता है, तो FSH हार्मोन्स द्वारा होता है। किसके द्वारा, FSH हार्मोन्स द्वारा। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ये आवर्त चक्र से है, प्रथम आवर्त चक्र क्या बता रहा है कि प्रथम आवर्त चक्र मतलब प्रथम मासिक धर्म की शुरुआत को क्या कहते हैं। जो फीमेल होती हैं सबसे पहले जो आवर्त चक्र आता है, प्रथम आवर्त चक्र आता है, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं रजोधर्म कहते हैं। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। क्या बोलते हैं, रजोधर्म कहते हैं। ये ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। सामान्यतः मानव मादा में राजो निवृत्त किस आयु में होता है। ठीक, मतलब मानव मादा में रजो निवृत्त किस आयु में होता है, तो 45 से 50 वर्ष में। किस वर्ष में, 45 से 50 वर्ष में। मतलब इसका ये होता है कि जो मादा होती है उसके बाद वो चाइल्ड को बर्थ करने में असक्षम हो जाती हैं, चाइल्ड बर्थ नहीं होता है। ठीक है, वो क्या होता है, जो उनके अंदर जो अंडाणु का रिलीज होता है ये एकदम से बंद हो जाता है। फिर आगे की क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। मासिक चक्र के किस दिन सामान्यतः अंडोत्सर्ग होता है, तो जो मासिक चक्र के 14वें दिन, कौन से दिन, 14वें दिन क्या होता है, सामान्यतः अंडोत्सर्ग होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। अंडोत्सर्ग के लिए मुख्य रूप से कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है जिसकी मात्रा 14वें दिन अचानक बढ़ती है, तो कौन सा हार्मोन्स होता है जिसकी मात्रा 14वें दिन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ठीक, तो LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स होता है, इसकी मात्रा 14वें दिन क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। क्या बता रहा है कि कॉपर ल्यूटियम द्वारा भारी मात्रा में स्रावित होने वाले हार्मोन्स कौन सा है जो गर्भावस्था बनाए रखता है। ठीक, ये गर्भावस्था को क्या करते हैं, बनाए रखते हैं। तो इसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होते हैं, ये गर्भावस्था को बनाए रखते हैं। इस हार्मोन्स की अगर कमी हो जाती है तो गर्भ सुरक्षित नहीं रह पाता है, वो जो होता है डिस्ट्रॉयड हो जाता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। यदि अंडाणु का निषेचन नहीं होता है तो कॉपर ल्यूटियम नष्ट हो जाता है, जिससे किस हार्मोन्स की कमी हो जाती है। मतलब अंडाणु का क्या होता है, निषेचन, अंडाणु जो होता है अंडाणु का निषेचन नहीं हो पाता है तो कॉपर ल्यूटियम नष्ट हो जाती है। जो कॉपर ल्यूटियम होती है वो क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है, जिससे किस हार्मोन्स की कमी हो जाती है। ठीक है, तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की इसमें कमी हो जाती है। कब कमी होगी, जब अंडाणु निषेचन नहीं कर पावत है और कॉपर ल्यूटियस तुरंत क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तो उसके अंदर अंडाणु में जो हार्मोन्स होता है प्रोजेस्टेरॉन, इसकी कमी हो जाती है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। आवर्त चक्र की अवधि सामान्यतः कितने दिनों तक होती है, 28 से 29 दिन। कितना होती है, 28 से 29 दिन तक होती है। फिर एस्ट्रोजन का स्राव मुख्य रूप
से किसके द्वारा होता है? जो एस्ट्रोजन होता है, एस्ट्रोजन का स्राव किसके द्वारा होता है? विकसित हो रहे पुटकों द्वारा होता है। मतलब जो विकसित होते हैं, जो भ्रूण होते हैं, उसके अंदर जो पुटक विकसित होते हैं, उसके द्वारा एस्ट्रोजन का स्राव होता है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। आवर्त प्रवाह के मुख्य कारण क्या है? ठीक है, मासिक धर्म का जो मुख्य कारण जो होता है वो क्या है, उसके बारे में बताना है। इसमें क्या होता है? आवर्त प्रवाह का मुख्य कारण प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के स्तर में गिरावट हो जाती है। ठीक है, क्या होता है? जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स होता है उसके स्तर में गिरावट हो जाती है। फिर आगे क्वेश्चन क्या बता रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा चरण आवर्त चक्र का हिस्सा नहीं? कौन सा चरण आवर्त चक्र का हिस्सा नहीं? तो इसमें ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। कायांतरण प्रावस्था जो होता है आवर्त चक्र का हिस्सा नहीं होता है। मानव में निषेचन की क्रिया फैलोपियन ट्यूब के किस भाग में संपन्न होती? अब ये क्वेश्चन आया। फैलोपियन ट्यूब भी इसमें बताए हैं। क्या बताए हैं? फैलोपियन ट्यूब में निषेचन तो होता है, लेकिन वहां पर कौन से भाग में निषेचन होता है, इसके बारे में ये क्वेश्चन पूछा गया। तो एम्यूला भाग में निषेचन होता है। जो फैलोपियन ट्यूब होता है वो एम्यूला भाग यहाँ पर कुछ ऐसे होता है। ठीक, तो एम्प्यूला क्या बोलोगे? एम्प्यूला भाग में निषेचन होता है। फैलोपियन ट्यूब में कौन से भाग में निषेचन होता है? एम्प्यूला भाग में होता है। ठीक है, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ। अंडाणु के चारों ओर पाई जाने वाले पारदर्शी परत को क्या कहते हैं? ठीक, तो जो पारदर्शी जोना पेलुसुडा कहते हैं, उसको क्या कहते हैं? जोना पेलुसुडा कहते हैं। अब ये अंडाणु समझ लीजिए हो गया, और उसके ऊपर सबसे बाहरी परत पाई जाती है, और इसी परत को जो शुक्राणु होता है वो छिद्र करता है। ये पारदर्शी परत होती है। ठीक है, तो इसी परत को हम लोग क्या बोलेंगे? जोना पेलुसुडा कहते हैं। आगे क्वेश्चन की तरफ। निषेचन के समय अंडाणु में दूसरा अर्धसमसूत्री विभाजन कब पूरा होता है? ठीक, तो शुक्राणु के अंडाणु में प्रवेश करने पर, जैसे शुक्राणु क्या होता है? अंडाणु में प्रवेश कर जाता है, तो दूसरा अर्धसमसूत्री विभाजन क्या हो जाता है? स्टार्ट हो जाता है। ठीक, फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। मानव युग्मज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती? अब ये क्वेश्चन पूछा गया, तो इसमें गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? मानव युग्मज में, मानव जाइगोट होता है, मानव का मतलब यह होगा मेल और फीमेल दोनों आ जाएंगे, तो गुणसूत्र की संख्या 46 होती है। ऑप्शन बी एकदम से हमारा करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि युग्मज में होने वाले तीव्र समसूत्री विभाजनों को क्या कहते हैं? ठीक, तीव्र समसूत्री विभाजन जो होता है उसको क्या कहते हैं? उसको हम लोग क्लीवेज कहते हैं। क्या बोलते हैं? क्लीवेज कहते हैं। ये ऑप्शन हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन में 18 से 16 कोरक खंडों ब्लास्टोमियर्स जो होते हैं ना, 18 से 16 जो ब्लास्टोमियर्स होते हैं, ऐसे देखो यहाँ पर स्पर्म अंडाणु ऐसे मिल जाते हैं समझ लीजिए। फिर उसके बाद में समसूत्री विभाजन होता है, 1 से 2, 2 से 4 बनते हैं, 4 से 8 बनते हैं। ठीक, 8 से 16 कुछ इस प्रकार से। यहाँ 16 बन गया, यहाँ पर 8 बन गया। तो ये क्वेश्चन पूछ रहा है, ये गोरख खंड तो बने ये, तो 8 से 16 गोरख खंडों वाले ठोस गेंद जैसे भ्रूण को क्या कहते हैं? तो इस भ्रूण को हम लोग क्या बोलेंगे? 8 बना और क्या बना? 16 बना। तो इस भ्रूण को हम लोग क्या बोलेंगे? इसके बारे में इसमें बताया गया, तो उसको हम लोग मेरुला कहते हैं। ठीक, अगर 8 से 16 गोरखखंड बना तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेरुला कहेंगे। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे कि भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय के दीवार से
जाकर जुड़ता है। अंतरारोपण, ठीक। तो 37 नंबर में बता रहा है कि जो भ्रूण होता है, ऐसे फैलोपियन ट्यूब में ऐसे निषेचन हो गया, तो यहाँ पर गर्भाशय हो गया, 2 फैलोपियन ट्यूब, 2 अंडाशय होते हैं ऐसे, ठीक। यहाँ पर ऐसे होता है कुछ, चित्र सही से बन नहीं पा रहा है, लेकिन आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन क्या बता रहा है, भ्रूण किस अवस्था में गर्भाशय की दीवार से, जो ये भ्रूण हो गया, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण हुआ ना, तो किस अवस्था में गर्भाशय की दीवार से आकर के क्या हो जाता है, जुड़ जाता है, ठीक। कौन से अवस्था में, तो इसमें जो ब्लास्टोसिस्ट अवस्था में जुड़ता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मतलब जो सेल का डिवीजन होता रहेगा 16 से 32 हो जाए और ब्लास्टोसिस्ट बन जाएगा, और तुरंत वो क्या हो जाएगा, वो आएगा और गर्भाशय के दीवार से भ्रूण तुरंत जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। ब्लास्टोसिस्ट की बाहरी परत को क्या कहते हैं, जो गर्भाशय से जुड़ने में मदद करती है। बाहर वाले ब्लास्टोसिस्ट जो होती है इसे, ठीक, उसके बाहरी परत को क्या कहते हैं, जो क्या होता है, गर्भाशय से आए के क्या हो जाता है, वो जुड़ जाता है बाहरी परत, तो उसको क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्रोफोब्लास्ट कहते हैं। ट्रोफोब्लास्ट ही जो आता है और वो तुरंत क्या करता है, बाहर गर्भाशय के परत से, गर्भाशय से आकर के जुड़ जाता है। और ये ट्रोफोब्लास्ट ही जो हमारा होता है, ये जो हमारे अंदर जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जो नार देहाती भाषा में कहते हैं ना, उसका निर्माण करता है, ट्रोफोब्लास्ट करता है। फिर आगे क्वेश्चन में, बच्चे का लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है, माता के अंडाणु द्वारा, पिता के शुक्राणु XY द्वारा, पर्यावरण के तापमान, इनमें से कोई नहीं। तो जो 39 नंबर क्वेश्चन है, बच्चा बनेगा तो लड़का या लड़की किसके ऊपर, पिता के ऊपर निर्धारित करता है, किसके ऊपर, पिता के शुक्राणु के ऊपर। क्यों, क्योंकि पिता के शुक्राणु के पास में X और Y गुणसूत्र पाया जाता है ना, तो अगर X दे देगा पिता अपना गुणसूत्र, तो अगर X देगा तो, और माता के पास केवल XX ही होता है, क्या होता है, XX ही होता है, तो अगर X पिता दे दिया पिता ने, तो यहाँ पर मिले X और X मिल गया तो तुरंत लड़की बन जाएगा। और अगर पिता ने Y दिया, माता ने X दिया, तो XY अगर मिला तो लड़का बनेगा। तो ये किसके ऊपर निर्धारित करता है, पिता के शुक्राणु के द्वारा, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन में, जुड़वा बच्चे तब बनते हैं जब, जुड़वा बच्चे कब बनते हैं, ठीक, कब बनते हैं, एक ही निषेचन अंडाणु 2 भागों में बट जाते हैं और तुरंत क्या हो जाता है, जुड़वा बच्चे बन जाते हैं, ठीक। निषेचन एक हुआ, ठीक, निषेचन कितना हुआ, एक हुआ, और ये अंडाणु कितने भागों में बट जाए, 2 भाग में बट जाए, और 2 भाग में जैसे बट जाएगा तुरंत निषेचन के बाद में, तुरंत जुड़वा बच्चे का निर्माण हो जाएगा। समझ में आया। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। गर्भावस्था की जांच के लिए मूत्र में किस हार्मोन्स की उपस्थिति देखी जाती है, मतलब जो प्रेगनेंसी के दौरान एक किट होता है ना, वो लाते हैं, तो उसमें जो यूरिन डालते हैं, फिर उसके बाद में उसमें जो दरार होती है ना, चपती है, तो उसमें किस हार्मोन्स की उपस्थिति देखी जाती है, ठीक, कि गर्भावस्था है या नहीं, तो उसमें HCG हार्मोन्स की उपस्थिति देखी जाती है। HCG हार्मोन्स अगर है यूरिन में तो ये समझ लो गर्भावस्था है, और नहीं है तो समझ लो गर्भावस्था नहीं। माता और भ्रूण के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक संबंध बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं, माता और भ्रूण के बीच संरचनात्मक और कार्यात्मक, ठीक, कार्यात्मक संबंध बनाने वाले अंग को क्या कहते हैं, 42 नंबर में, तो उसको अपरा कहते हैं।
अपरा मतलब प्लेसेंटा हुआ ना, तो ये प्लेसेंटा ही, जैसे ये चाइल्ड हुआ समझ लो ऐसे, ठीक। चाइल्ड के ऊपर ऐसे प्लेसेंटा ऐड होता है, और ये प्लेसेंटा जो माँ के जो वेन होती है उससे ऐड होता है। तो जब माँ भोजन करती है, ठीक है, माँ भोजन जैसे करती हैं और करने के बाद में उनके अंदर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स होता है और लिपिड, ये सब जो मिनरल्स होते हैं ये प्लेसेंटा में आ जाते हैं। और जैसे प्लेसेंटा में आते हैं, प्लेसेंटा में आने के बाद में जो चाइल्ड होता है अपना न्यूट्रिशन प्लेसेंटा के ड्यूरेशन प्लेसेंटा के द्वारा ही करता रहता है, ठीक है। तो प्लेसेंटा से चाइल्ड अपना न्यूट्रिशन भोजन करते रहते हैं, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन मतलब आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे कि निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन्स केवल गर्भावस्था के दौरान ही महिला के शरीर में बनता है। कब? गर्भावस्था के दौरान महिला के शरीर में बनता है। कौन सा ऐसा हार्मोन्स है? तो वो हार्मोन्स जो होता है HCG और HPL और रिलैक्सिन हार्मोन्स जो होता है ये केवल गर्भावस्था के दौरान, जब प्रेग्नेंट होती हैं महिलाएं तब ही ये 3 हार्मोन्स बनता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। भ्रूण की किस परत में मानव शरीर की विभिन्न अंग एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म का निर्माण होता है? ये तीनों बनता है भ्रूण के किस परत में, ठीक है। तो इसमें जो 44 नंबर क्वेश्चन है, तो 44 नंबर में ऑप्शन बी, कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी हमारा एकदम से करेक्ट हो जाएगा। अंतर कोश का समूह, ये एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे हम लोग। मानव में सगर्भता की अवधि सामान्यतः कितने दिनों में होती है? मतलब प्रेगनेंसी की जो अवधि होती है मानव में वो कितने दिन तक होती है, ठीक है। दोस्तों इसमें हमारा ऑप्शन 45 नंबर में ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। 270 से 280 दिन, यानी कि इसको कह सकते हैं 9 महीने तक इसकी जो गर्भता प्रेगनेंसी की अवधि होती है। समय प्रेगनेंसी की कितनी होती है? 9 महीना। अगर दिन की बात किया जाए तो 270 से 280 दिन तक होता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन की तरफ हम लोग ध्यान देंगे। क्या बता रहा है? प्रसव को प्रेरित करने वाला मुख्य हार्मोन कौन सा है जो गर्भाशय में तीव्र संकुचन पैदा करता है? क्या करता है? गर्भाशय में तीव्र से क्या करता है? संकुचन पैदा करता है, ठीक। वो कौन सा हार्मोन्स है? तो 46 नंबर में ऑप्शन ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। वो कौन सा हार्मोन्स होता है? ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स होता है। ऑप्शन बी एकदम से करेक्ट हो जाएगा। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं हम लोग। प्रसव के समय श्रोणि बंधों को ढीला करने वाले अंडाशय द्वारा कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? जो पेल्विक लिगामेंट होता है वो ढीला हो जाता है किसके समय? प्रसव के समय। चाइल्ड को डिलीवर करते समय उनका जो श्रोणि बंध होता है वो ढीला हो जाता है। किस हार्मोन्स के कारण होता है? तो उसमें प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कारण होता है, ठीक। अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो गई फीमेल में, ठीक है, तो अगर प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स की कमी हो गई तो चाइल्ड को बर्थ नहीं दे सकती हैं। तब डॉक्टर क्या बताते हैं? वो डायरेक्ट ऑपरेशन का जो है उपचार सलाह जो है पेशेंट को देते हैं, ठीक। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स अगर पर्याप्त मात्रा में है फीमेल में, ठीक, पर्याप्त मात्रा में है तो नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर इस हार्मोन्स की मात्रा अगर कम है तो नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। डॉक्टर तुरंत पेशेंट को बताते हैं कि इनका जो होता है ऑपरेशन किया जाएगा, ठीक है। इसमें क्या होता है? इस हार्मोन्स की जैसे कमी हो जाएगी तो जो श्रोणिबंध पेल्विक लिगामेंट होता है वो ज़्यादा ढीला नहीं हो पाता है और चाइल्ड बर्थ नहीं ले पाता है, ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन की तरफ ध्यान देंगे। शिशु के जन्म के तुरंत बाद माँ के स्तन में निकलने वाले पहले गाढ़े पीले दूध को क्या कहते हैं? जैसे जो चाइल्ड होता है, चाइल्ड जब जन्म लेता है, ठीक,
तो चाइल्ड जब जन्म लेता है तो जो मादा होती है, क्या होती है, मादा, तो मादा के अंदर एक पीला गाढ़ा रंग का दूध निकलता है, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम कहते हैं। ठीक, क्या कहते हैं, कोलेस्ट्रम, पीयूष या कोलेस्ट्रम कहते हैं। कब निकलता, जैसे चाइल्ड बर्थ लिया और बर्थ लेने के बाद में तुरंत उनके अंदर रिलीज होने लगता है जो मिल्क होता है पीले गाढ़े रंग का, तो उसको कहते हैं कोलेस्ट्रम या पीयूष भी कहते हैं। फिर 49 नंबर क्वेश्चन आ गया हमारा, कोलेस्ट्रम में कौन सा एंटीबॉडी प्रचुर मात्रा में होता है, नवजात शिशुओं को बीमारियों से बचाता है। अब ये जो कोलेस्ट्रम होता है ये चाइल्ड को दिया जाता है, ठीक है, बच्चे को पिलाया जाता है, तो उसमें कौन सा एंटीबॉडी होता है जो बच्चे को बीमारियों से बचाता है, तो उसमें जो होता है IgA, ये एंटीबॉडी होता है और यही क्या करता है, बच्चों को बीमारियों से बचाता है। आप लोगों ने देखा होगा जो चाइल्ड होते हैं वो माँ का जो दूध नहीं पाते हैं वो हमेशा बीमार ही रहते हैं, कुछ ना कुछ उनको लगा ही रहता है। तो इसीलिए बताया जाता है चाइल्ड बर्थ होने के बाद में बच्चों को माँ का दूध पिलाना चाहिए। इससे क्या होता है, जो चाइल्ड होते हैं, चाइल्ड स्वस्थ रहते हैं, हष्ट पुष्ट रहते हैं और कोई बीमारी उनको जल्दी नहीं होती है। आगे क्वेश्चन की तरफ, माँ के स्तनों में दुग्ध स्राव को उत्तेजित करने वाले हार्मोन्स कौन से होते हैं, तो प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं। इसमें कौन से हार्मोन्स होते हैं, प्रोलैक्टिन हार्मोन्स होते हैं। ये प्रोलैक्टिन हार्मोन्स कब उत्पन्न होते हैं, जैसे उनके अंदर गर्भावस्था स्टार्ट हो गया ना, तुरंत उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स, जैसे गर्भाशय हो गया, डिलीवरी हो गई, तुरंत उनके अंदर प्रोलैक्टिन हार्मोन्स बनना स्टार्ट हो जाएगा और प्रोलैक्टिन हार्मोन जैसे बन जाएगा उनके अंदर क्या होगा, जो मिल्क होता है, मिल्क का प्रोडक्शन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये हमारा जो 50 MCQ क्वेश्चन है वो समाप्त हो रहा है। तो अगर आप लोगों को वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।